अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। कश्मीर इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जा रहा है। वफाक में इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून एक बार फिर आमने सामने हैं और दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज बयानात का सिलसिला जारी है। बज़ाहिर दोनों जमातें वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने एक बार फिर दोनों को सियासी तौर पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया है। इसी सिलसिले में आज मीरपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने तंज़िया अंदाज अपनाते हुए कहा कि यह कश्मीर नहीं कश्मीर है और मीरपुर खास नहीं मीरपुर है। इसके बाद बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मेरे बरखुरदार हैं, सियासत में नोक झोंक चलती रहती है, मारकुटाई नहीं होनी चाहिए। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते भाई? मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। इस बयान से ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ शायद भूल गए हैं कि वो पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं और कश्मीर और कश्मीर का तकाबुल समझ से बालातर है, क्योंकि कश्मीर भी हमारा है और कश्मीर भी हमारा है। चंद दिन पहले कश्मीर के वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार करने के बाद आज उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग के वजीर आजम के साथ चप्पा चप्पा खुद चल कर जाऊंगा और नून लीग के मंशूर की तकमील करूंगा। लेकिन अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद भी इस अज़्म का इजहार किया था, लेकिन आज जब हुकूमत कोई भी इकदाम करती है तो इसमें नवाज शरीफ का अमल दखल दिखाई नहीं देता। यह पहला मौका नहीं है कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के रहनुमा एक दूसरे पर लफ्जी निश्तर बरसा रहे हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के दौरान भी दोनों जमातों के दरमियान इसी नौइयत की सियासी कशीदगी देखने को मिली थी। इंतखाबात करीब आते ही एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए, सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया गया और एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात सामने आए। लेकिन इलेक्शन के बाद सब ठीक हो गया और दिलचस्प बात यह है कि एक बार फिर इसी किस्म के बयानात का सिलसिला जारी है और दोनों इत्तेहादी जमातें इंतखाबी महाज पर एक दूसरे के खिलाफ सफ बंदी करती दिखाई दे रही हैं। अपोजिशन जमात पीटीआई का इल्जाम है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान रिवायती नूरा कुश्ती है, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ ज्यादा ही संगीन नजर आ रही है। बयानात पहले से ज्यादा तल्ख हैं, सियासी मुखालफीन पर तनकीद में शिद्दत आ गई है और इल्जामात भी महज सियासी कारकर्दगी या हुकूमती पॉलिसियों तक महदूद नहीं रहे। बात अब करप्शन और बदउनवानी के इल्जामात तक जा पहुंची है, जहां दोनों जानिब से एक दूसरे की सियासी साख पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम नून की जानिब से पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्जामात आए रहे हैं, जबकि मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को यह भी याद दिलाया कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत खुद पीपल्स पार्टी की है, लिहाजा कश्मीर के मसाइल और हुकूमती कारकर्दगी पर बात करने से पहले उसे अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का भी जवाब देना होगा। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मिरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई। आजाद कश्मीर में आजकल हमारे मुल्क के एक नौजवान लीडर घूम रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। मैं उनकी वालदा का एहतराम करता हूं, मगर मैं उनके नाना की सियासत को फाशिज्म समझता हूं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम नून की तनकीद का भरपूर जवाब दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम नून पर सख्त तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं और मामला अब यहां तक पहुंच गया कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुस्लिम नून को चैलेंज दे दिया कि नून लीग का कोई भी सीनियर रहनुमा अपनी नशिस्त से इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर अवाम के फैसले से हकीकत सबके सामने आ जाएगी। कि आप जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहां दूध और शहद के नहरें बहते हैं, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है?
बिहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। जो लोग जो रेंट एग्रीमेंट पे बैठे हुए हैं, किराएदार हैं, जो कि वो किराएदार है जो किराएदार बन के अब मालिक मकान बनने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत और फेडरल मिनिस्टर बैठे हैं, वो लोग आज भी अपनी किसी भी एक सीट से इस्तीफा दे दें उनके बड़े ओहदेदार, और फिर वहां से दोबारा बाई इलेक्शन करा लें, तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। दूसरी जानिब इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ के इकदाम भी सियासी बहस का हिस्सा बन रहे हैं। आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा भी दिया गया। अब यहाँ एक अहम सवाल यह पैदा होता है कि इंतखाबात के करीब इस नौइयत के इकदाम को किस नज़र से देखा जाएगा। क्या यह महज एक तरक्याती इकदाम है या इसे इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में भी देखा जा सकता है। और सबसे बढ़कर यह कि क्या इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसे इकदाम इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में आते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का कोई पहलू बनता है तो क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस लेगा या इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कश्मीर इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान जारी ये सियासी जंग अब महज बयानबाजी तक महदूद नहीं रही, बल्कि करप्शन के इल्जामात, हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात और एक दूसरे को खुले चैलेंजेस तक जा पहुंचे। इंतखाबात की तारीख करीब आने के साथ ये सियासी महाजराई मजीद किस हद तक शिद्दत इख्तियार करेगी और क्या इसके असरात वफाक में दोनों जमातों के दरमियान जारी इत्तेहाद पर भी पड़ सकते हैं। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त सिचुएशन जो है वो इलेक्शन की हद तक है। ये जो आपकी तलखी है सहर कामरान साहिबा, ये बड़ी सख्त हो रही है। दोनों जानिब बयान, ये वाकई है या इस नहज तक मामला चला गया है कि एक दूसरे की मुखालिफत में आइंदा भी सियासत नज़र आएगी, या ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक है? बहुत शुक्रिया। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं असूली, और कुछ जो है हम ये समझते हैं कि ऐसे जो है मामला हो जाते हैं जिनकी वजह से फिर ये होता है कि आप हर तल्ख बात को आप जो है वो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और जो है जवाब भी आ जाता है। तो ये मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से जो कश्मीर के इलेक्शन पे जो है इश्यूज ऐसे उठाए गए, वरना हमारा तो एक असूली मौक़िफ़ था कि जी कश्मीर में जो तनाव है वो कम हो और डायलॉग के ज़रिए जो है वो बातचीत के ज़रिए जो है वो इश्यूज को हल किया जाए। उसमें दो वज़रा के जो है मैं समझती हूँ कि गैर संजीदा बयानात थे जो काफ़ी डैमेजिंग थे। और ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं हुई, जो साबिक वज़ीर आज़म साबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पहले कौमी असम्बली में निशानदही की और अफसोस का इजहार किया, तो उसका एक बेहतर हल ये था कि उस पर नदामत का इजहार कर लिया जाता है। ये कहा जाता है कि जी मैं अपना बयान वापस ले रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से वफाकी वज़ीर दिफा वापस आए और उन्होंने कहा कि नहीं कि वो तो अपने बयान पे कायम है, और जो लबो लहजा इख्तियार किया उसने मैं समझती हूँ कि एक जो है तलखी की सूरत जो है वो इख्तियार की। और फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अगर ये बात वहीं तक रहती और उस बात का जो है कोई उस पर जो है कोई एक्शन ले लिया जाता मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन फिर हमने देखा कि कश्मीर में जिस तरीके के जो है हालात अनफोल्ड हुए, और उसके बाद जब हमने ये बात की कि जी इनको मामलात को मामला फहमी के साथ और बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, तो वो जो है एक टारगेट जो है जो एक शुरू से रहा है वतीरा कि आपने एक सूबे को उसकी गवर्नेंस को आपने टारगेट करना शुरू कर दिया। एक सूबे के वज़ीर आला आके जो है टूटी हुई सड़कों की बात करने। लेकिन देखिए बात यह है कि मैं समझती हूँ कि बहुत ही गैर मुनासिब बात है अगर जो है आप इस तरीके का लबो लहजा इख्तियार करें। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कुदरती आफात पे या इस तरह के हालात के ऊपर किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग की जाए। लेकिन आज जो हालात हैं बारिशों की वजह से पंजाब में कहीं पे भी हो, किसी भी तरक्की याफ्ता शहर में भी हो, तो जब कुदरती आफात होती हैं, अनहोनियाँ होती हैं, तो इस्लामाबाद में भी, तो यकीनन
यही हालात होते हैं। लेकिन इस वक्त वो अपने सूबे को छोड़ के अगर कश्मीर में खड़े होकर आज भी जो है इसी तरीके की गुफ्तगू करेंगी, अपनी तस्वीरें लगाकर जो है बसेस इस वक्त तकसीम करेंगी, जब इलेक्शन का स्केड्यूल ऐसा आ जाएगा कि किस्तों में इंतखाबात होंगे, जब इंटरनेट बंद हो गया था, तो ये तमाम मैं समझती हूँ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है डेफिनेटली कंसर्न्स होते हैं। और फिर आज मैं समझती हूँ कि बहुत मैं इज्जत और एहतराम से देखती हूँ सिमरीत नवाज के कायद को, बहुत सीनियर हैं और मैं तो बहुत इज्जत से बात करती हूँ। लेकिन आज उन्होंने जो बात की मैं समझती हूँ गैर मुनासिब थी कि आप जो है मीरपुर को जो है मीरपुर खास ना समझें, आप कश्मीर को कश्मीर ना समझें। मैं समझ देखें आपका भले वोट बैंक ना हो सिंध में, मगर पाकिस्तान का सूबा है, आप 3 दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, आप पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप जो है वो तमाम शहर जो है वो मियां नवाज शरीफ के होने चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं और सिंध में भी बहरहाल उनकी हुकूमत रह चुकी है। तो इस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो डॉक्टर निसार चीमा साहब, बड़े लीडर्स जो हैं वो कदर मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं, दोनों सियासी जमातें, आपकी जमात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर में खड़े होकर मिसालें कहीं और की हो रही हैं। कश्मीर का एक अलग मामला है जो चल रहा है, उससे ज़्यादा कहीं मामला और निकल गया कि आपसी मुखालफतों के बयान, आपसी चीज़ों के बयान, और वो भी मियां नवाज शरीफ साहब जैसा एक बड़ा लीडर खड़ा होकर वो बात करे। तो क्या वाकई आपस में रिफ्ट आ गई है आप लोगों के दरमियान, या फिर इलेक्शन में इस किस्म के बयानात चलते रहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, मुस्लिम अलग जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग जमात है, हम बिल्कुल कोalition पार्टनर हैं, हम इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन यार एक अपने अपने प्रोग्राम है, अपने अपने मंशूर हैं और उसमें कई तरह के इख्तलाफात भी आते रहते हैं। लेकिन ये है कि हमारा हुकूमत साजी में, हुकूमत में इकट्ठे होना इस बात की दलील है कि हमारे दरमियान जो अक़दार मुश्तरक हैं वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा बुनियादी नौयत की हैं, और जो इख्तलाफी अमूर हैं वो सानवी हैसियत रखते हैं। सही जाहिर है कि वो इख्तलाफी अमूर तो होती हैं, 2 सियासी जमातों के दरमियान भी होते हैं और हर जमात के अंदर भी होते हैं। ये एक डिफरेंस ओपिनियन जो है वो जमहूरियत का हुस्न है ना। तो ये कि कोई बात नहीं है, छोटी मोटी गोलाबारी भी होती है, छोटे मोटे इतराज और शिकायतें भी होती हैं, और लेकिन ये है कि ये हमारी, इस तरह मैंने कहा कि इख्तलाफात हम में कम हैं, लेकिन ये है कि इत्तफाकात ज़्यादा हैं, अक़दार मुश्तरक ज़्यादा हैं। यही वजह है कि हम ये है कि मुद्दत से हम PDF की गवर्नमेंट में भी हम इकट्ठे थे, हम आज भी हुकूमत में इकट्ठे हैं अल्लाह के फजल करम से, और मुझे उम्मीद है कि सारे तल्ख बयानात के बावजूद हम हुकूमत में इकट्ठी रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, फिर तो PTI जो है वो आप पर सही तनकीद कर रही है, वो कह रही नूरा कुश्ती है, GB में इलेक्शन से पहले भरपूर किस्म की मुखालफतें कर रहे थे और उसके बाद जो कह रहे हैं कि अपने हुकूमती ओहदे, आइनी ओहदे भी मिल बैठ कर उन्होंने बांट लिए। तो ये सिर्फ स्टेज की हद तक, वो तो फिर आप पर सही इल्ज़ाम लगा रहे हैं दोनों जमातों पर। नहीं, देखिए आप ये तो बड़ा गलत आपने इंटरप्रिटेशन फरमाई। देखिए ये मैंने कहा, मैं तो वो कह रहे हैं ना, मैं नूरा कुश्ती कर रहे हैं दोनों मिलके। जो कुछ उन्होंने जो बात की वो तो अपने माइंडसेट के मुताबिक की ना उन्होंने। सही, वो तो देखें झूठे इल्जाम, झूठे बातें, झूठे दावे करने में तो वो यद तूला रखते हैं, वो तो उनका मिसाल ही नहीं है। जिस तरह उनको 3.5 साल के इक़्तिदार मिला है, तो वो तो झूठे बात और झूठे दावों और झूठे इल्जामात से इबारत था, आपको पता ही है। वो तो उनकी किस बात का यकीन करें, उनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। लेकिन यह कि मैं फिर वज़ाहत करूंगा कि हमारे दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो सानवी हैसियत रखते हैं, और जो हमारे दरमियान अक़दार मुश्तरक हैं वो बुनियादी हैसियत रखते हैं, और इत्तफाकात हमारे दरमियान जो हैं वो ज़्यादा, ये है कि वो कॉमनैलिटी ज़्यादा है और डिफरेंसेस जो है वो कम हैं। और यही वजह है कि हम फिर ये है कि इख्तलाफात होते ही हैं, कोई बात नहीं है, उनका इज़हार भी हो जाता है, कई बार तक जुबान भी इस्तेमाल हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम में जो ये कॉमनैलिटी ज़्यादा है, इस वजह से फिर ये है कि हम इकट्ठी होंगे इंशाल्लाह। लेकिन कश्मीर के हवाले से मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ। देखें, वो उसका इतलाक वैसे तो पूरे मुल्क में होता है, लेकिन कश्मीर एक बहुत हसास इलाका है, हमारी शारक है। एक ये है कि एक नामुकम्मल एजेंडा है तकसीम बरसगीर का, और 1947 में जो तकसीम हुई बरसगीर की, तो उसका एक अनफिनिश्ड एजेंडा है कश्मीर की। कश्मीर इशू में हम फरीक भी हैं, हम कश्मीरियों के वकील भी हैं, और इसलिए ये है कि ये बड़ा अहम एक सेंसिटिव मामला है।
कि हमारी किसी एक बात की वजह से, हमारे किसी गलत फैसले की वजह से, कोई छोटी मोटी गलत पॉलिसी की वजह से हमारे दुश्मन को, हिंदुस्तान को कभी ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि कश्मीरी पाकिस्तान से नाराज है। देखें, ये है कि एक तरफ भारत है जिसने 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे पे मुहित है, ये अरसा जब उन्होंने आसमाना कब्जा किया हुआ है। इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं कश्मीरियों ने, इतने कश्मीरियों के ऊपर उन्होंने मजालिम ढाए हैं। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी जो है अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। 15,000 से ज्यादा हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो हैं वो गैंग रेप का विक्टिम बनी है, जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस के हाथों। 13,000 से ज्यादा नौजवानों को घरों से उठाया गया और उनका पता ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है कि ये सीनियर लीडरशिप जो है वो इस चीज को वो देखे। लेकिन एक जो चीज इस में खड़े होकर कश्मीर में ये बात हो रही है, सहर कामरान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है इस इलेक्शन में करप्शन के हवाले से भी आपकी जमात पर और आपके सूबे पर बहुत ज्यादा वो इल्जाम लगा रहे हैं कि पता नहीं कितने अरबों रुपया जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर जा रहा है। तो यहाँ सारी करप्शन, सारी गवर्नेंस आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लाहौर डूब रहा है, पंजाब डूब रहा है और वो वज़ीर आला वहाँ पर हैं। तो इस किस्म के बयानात फिर सिर्फ हम बयान ही समझें जैसे PTI कहती है, या वाकई फिर ये करप्शन के ऊपर इस तरह दास्तानें खुलना और गवर्नेंस के ऊपर सवाल होना ये दोनों जमातों में रिफ्ट बरकरार रख रही है? क्योंकि डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि जी इक़्तिदार मुश्तरक जो हैं वो ज़्यादा हैं और इख्तलाफात कम हैं। देखिए, अगर मैं मुस्लिम लीग नवाज की तरफ देखूंगा तो डॉक्टर निसार चीमा एक आइडियल जो है लीडर है, एक आइडियल जिनके अंदर तहम्मुल भी है, बर्दाश्त भी है और बहुत हर चीज को बड़े बावकार तरीके से कहते हैं। बड़ा एहतराम भी है मुझे उनका और हमेशा मैं कोई भी बात उनकी वजह से भी कहते हुए भी बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसी बात ना हो कि जो कि शाइस्तगी के दायरे से बाहर निकल जाए। देखिए, बात यह है कि करप्शन के इल्जाम लगाना अलग बात है। आज तक पीपल्स पार्टी में कोई कन्विक्टेड नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बात करना चाहती, माजी पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दरगुजर करके खुद चल के जद्दा जाके नवाज शरीफ साहब से मिली थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियाद डाली थी। आज जो ये बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहती कि क्या हो रहा है, किस तरीके से CCD जो है वो अब आप देखें ना, 9 साल बच्ची आई ऑस्ट्रेलिया से और उसको हलाक कर दिया गया। फिर या जो है अभी 2 गैर मुल्की ख़वातीन जो हैं उसका कहाँ तक पहुँचता है जो है, अगर आप देखें कि किस तरीके से हमारी वजारत ख़ारजा भी जो है इन्वॉल्व हुई और एक ख़ानदान तक बात पहुँची। लेकिन हम इन बातों को करने से पहले बहुत मोहतात हैं। तो ये ऐसी बातें ना करें कि ये इल्ज़ामात की बुनियाद के पर, ये इल्ज़ामात की सियासत को हमें दफन कर देना चाहिए। वरना पहले भी सैफुर रहमान के जो थे अल्फाज को रिकॉर्ड पर हैं, बहुत तकलीफ दी है हमने, हमारी लीडर शहीद हो गई हैं, ठीक है। हमने रवादारी सीखी है और हम रवादारी को लेके आगे चले हैं। हर मकाम पर जो है जहाँ पे जरूरत होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ फोरम पूरा करती है बल्कि हर मकाम पे साथ देती है। तो इसका भी मैं समझती हूँ कि इसको कदर की नज़र से देखना चाहिए। मोहतरमा CM साहिबा को ये देखना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो किस तरीके से पूरी फजा को जो है आलूदा कर रहे हैं। उनके जो बयानात हैं वो शायद वक्ती तौर पे कुछ तो उनके लिए तस्कीन का बायस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो जो माहौल है उसको टॉक्सिक कर रहे हैं। जहाँ तक कि आपने PTI का कहा, देखिए मैं उसको सियासी जमात इसलिए नहीं समझती कि ऐवान में तो ज़रूर है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है उनके पास अगर इक़्तिदार नहीं रहा तो उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए। 2 चलती हुई सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने तहलील कर दी। आज असम्बली में बैठे हैं, कायमा कमेटियों में अपने किरदार अदा नहीं करना चाहते, फर्स्ट एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, तमाम बेनिफिट्स लेते हैं, तमाम जो है जो चले अभी PTI हमारे साथ नहीं है ना, तो हम इसलिए इस टॉपिक को समेटते हैं। किसी दिन आपको यहाँ दावत देते हैं, PTI वाले लोगों से बात करते हैं कि भाई आप पार्लियामेंट में पर्स एंड प्रिविलेजेस तो लेते हैं लेकिन आप जो इलेक्शन है उससे भी हट गए पीछे कश्मीर का। इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक ऐसा अनोखा, गजबनाक और तारीखी एहतजाज जारी है जिसने मोदी हुकूमत, भारतीय अदलिया और वहाँ के पूरे सियासी निज़ाम को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा एहतजाज जिसका नाम, जिसका निशान और जिसका अंदाज सुनकर शायद पहल कोई हंस पड़े, लेकिन उसके पीछे छुपी नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन और गुस्से ने नई दिल्ली की सड़कों को मैदान जंग बना दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक की। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? एक तंज,
एक मीम या लाखों बेरोजगार और मायूस भारतीय नौजवानों का मोदी सरकार के खिलाफ हतमी ऐलान जंग। इस हैरानकुन दास्तान का आगाज रवां साल मई में हुआ। 15 मई 2026 को भारत की सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार नौजवानों और समाजी कारकुनों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें कॉकरोच यानी लाल बेग से तशबीह दी और इन सब नौजवानों को मुआशरे के पैरासाइट्स करार दिया। अदालत उज़्मा के सबसे बड़े काजी का ये तहकीर आमेज बयान भारतीय नौजवानों के दिल पर तीर बनकर लगा। अगले ही दिन 16 मई 2026 को एक नौजवान अभिजीत दीपिके ने इस तौहीन को एक सियासी हथियार में बदल दिया। उन्होंने तंज के तौर पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी CJP के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट बना दी। महज चंद दिनों के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई, जो कि मोदी के हुक्मरान जमात बीजेपी के सरकारी अकाउंट से भी ज्यादा है। ये महज एक मीम पर मबनी तफरी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भारतीय जेनजी और तलबा की गहरी तलखी मौजूद थी। भारत के सबसे बड़े तिब्बी इम्तहानी निज़ाम नीट समेत कई अहम सरकारी इम्तहानात के पर्चे बार बार लीक हो रहे और फरोख्त किए गए, जिससे 20 लाख से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया और मायूसी में कई तलबा ने खुदकुशियां भी की। इसके साथ आला डिग्रियां हासिल करने के बावजूद करोड़ों भारतीय नौजवान बेरोजगार हैं और उन्हें सुस्त या नाकारा कहकर धुतकारा जाता है। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने बुनियादी मुतालिबात सामने रखे। उनका मुतालिबा है कि इम्तहानी पेपर लीक्स पर सख्त कवानीन बनाए जाएं और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी इस्तीफा दें। चीफ जस्टिस और जजों की रिटायरमेंट के फौरन बाद सियासी या सरकारी ओहदों पर तैनाती पर पाबंदी लगाई जाए। काबीना में खवातीन के लिए 50% कोटा मुख्तस किया जाए और इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी तब्दील करने वाले सियासतदानों पर 20 साल के लिए अवामी ओहदे की नाअहली आयद की जाए। ये तहरीक सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि सड़कों पर आ गई। जून 2026 में हजारों नौजवान लाल बेग के मास्क पहनकर नई दिल्ली के मशहूर मैदान जंतर मंतर पर जमा हुए और मुस्तकिल धरना शुरू कर दिया। 28 जून 2026 को मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे इस तहरीक को मजीद तकवीत मिली। मामला उस वक्त मजीद बिगड़ा जब 20 जुलाई 2026 को हजारों मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट आजम हाउस की तरफ मार्च की कोशिश की। पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, आंसू गैस के शेल दागे और शदीद लाठीचार्ज किया। इस तसादुम में 180 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार दोनों शामिल हैं। तमाम तर मजालिम के बावजूद भारत में नौजवानों का एहतजाज। लेकिन अहम मामला यह है कि जब भी भारत में कोई बड़ा अंदरूनी या अवामी एहतजाज उभरता है, चाहे वो किसानों की तहरीक हो या तलबा का गुस्सा, तो भारतीय गोदी मीडिया और हुक्मरान तबके के पास एक ही रिवायती फार्मूला होता है और इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के हामियों और कुछ टीवी एंकर्स ने इस तहरीक को मुल्क दुश्मन करार देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ही बीजेपी के प्रोपेगेंडा सेल ने यह बयानियां बनाने की कोशिश की कि ऑनलाइन मुहिम और लाखों फॉलोअर्स के पीछे पाकिस्तानी बॉट्स और पाकिस्तान की फंडिंग शामिल है, ताकि भारत के इम्तहानी निज़ाम और अदलिया के बदनाम किया जा सके। जबकि हकीकत यह है कि खुद भारतीय तज्जिए और आलमी मीडिया इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ये किसी गैर मुल्की एजेंसी का नहीं, बल्कि भारत की जेनजी का अपना पैदा करदा सच्चाई पर मबनी गुस्सा है, जिसे दबाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में एहतजाज करने वाले नौजवानों ने भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया। मुसलसल अवामी दबाव और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर सियासी जमातों की हिमायत के बाद मरकजी हुकूमत आखिरकार CJP के नुमाइंदों से मुज़ाकरात पर मजबूर हो चुकी है। उधर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली मरतबा इस मामले पर खुलकर रद्द अमल देते हुए इम्तहानी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कवानीन, फास्ट ट्रैक अदालतों और इंतजामी इस्लाहात का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से कराई गई यकीन दहानी के बावजूद एहतजाज करने वाले नौजवानों ने इसे नाकाफी करार देते हुए बुनियादी मुतालिबात खुसूसन वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर जोर बरकरार रखा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या मोदी हुकूमत नौजवानों की इस बेदारी और कॉकरोच जनता पार्टी के मुतालिबात के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी या फिर इस आवाज़ को भी ताकत से दबाया जाएगा। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से सियासी मुबस्सिर, सोशल एंड पीस एक्टिविस्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट
अरविंद सहारन। बहुत शुक्रिया अरविंद आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बैकटॉप इस सारी मूवमेंट के हवाले से। स्टूडेंट पहले निकले थे, 6 जून को भी निकले, लेकिन उसके बाद वो फेज़ 1 था और लोग वापस भी चले गए और लगा कि शायद ये कुछ भी नहीं है। अब वो दोबारा फेज़ 2 में आए मुतालिबात मनवाने के लिए। ये क्या वजह है कि पहले इसको टैकल नहीं किया गया, कोई लापरवाही थी गवर्नमेंट की जानिब से, और अब वो निकले दिल्ली में बहुत बड़ा और उसके बाद बिहार में, बाकी जगहों पर भी इस तरह से वो निकल रहे हैं। इसका बैकड्रॉप क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात ये है कि इस मूवमेंट को कॉकरोच जनता पार्टी लीड कर रही है ऑन द फेस ऑफ इट, और मूवमेंट को एक ऑनलाइन कैंपेन के ज़रिए लॉन्च किया गया। हमने देखा कि अभिजीत दीप के नाम के एक नौजवान जो कि बॉस्टन में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान आऊँगा और ऑन ग्राउंड आके और इस मूवमेंट को आगे लेकर जाऊँगा। तो वो जिस दिन आए तो उस दिन एक एहतजाज की परमिशन उनको मिली थी, एक दिन की, दिल्ली के अंदर, तो वो उनका मुकम्मल हुआ। उसके बाद वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गए, वहाँ पर भी एहतजाज किया। फिर वो लौट कर आए और दिल्ली के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट पर बैठे। सोनम वांगचुक जो कि हमारे बहुत बड़े एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक भूख हड़ताल की कॉल दी। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा, वहाँ से फिर इस मूवमेंट का आगाज़ हुआ। धीरे धीरे लोग इसमें जुड़ते चले गए। शुरुआती दिनों में तो लग रहा था कि ठीक है, 1000-2000 लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, इजहार यकजहती कर रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ। और ये जो पूरी मूवमेंट है, जो कॉज है इसका, कि जो नीट का एग्ज़ाम था, मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसका पेपर लीक हुआ था, तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रियासती रिस्पॉन्स जो है इस मूवमेंट को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में आने लगा, उससे स्टूडेंट्स में खासा नाराज़गी पैदा हुई। और जैसा कि अमूमन होता है हमारे खित्ते के अंदर कि कोई भी मूवमेंट हो जो कि अपने हुकूक की बात कर रही हो, चाहे वो तुलबा हों, किसान हों, मजदूर हों, तो रियासती जो भी इदारे होते हैं वो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जिनका फॉरेन फंडेड है, बाहर से इनको हेल्प मिल रही है और उसी के चलते ये सारा कुछ हो रहा है, वो इग्नोर कर देते हैं उन तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को, उन तमाम मसलों को, जिससे कि हमारे समाज में आज हर कोई परेशान है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है नौजवानों के अंदर। वो खासा उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि जब इस तरह के एग्जाम्स आते हैं तो मिडिल क्लास के अंदर, लोअर मिडिल क्लास में एक उम्मीद पैदा होती है कि हमारा बच्चा कोई एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाए तो उसका अच्छा मुस्तकबिल होगा, और यही एक जरिया है जिससे कि आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। जब आपको ये पता चले कि 2 साल 3 साल की मेहनत करने के बाद में आपके बच्चे के इम्तिहान की तारीख आए और इम्तिहान के से पहले ही पेपर ही लीक हो जाता है, तो देखें जी, बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी माओं ने अपने गहने तक गिरवी रखे हों या बेचकर, अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वो बच्चों को पढ़ाते हैं, महंगी ट्यूशन सेंटर्स में भेजते हैं, और फिर जब इम्तिहान का पेपर लीक हो जाता है तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर वो रियासत से सवाल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अभी हमने हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, स्टेट का रिस्पॉन्स है। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा स्टूडेंट्स कम नहीं हो रहे हैं, लोग और ज़्यादा उसमें शामिल हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आके उस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो रहे हैं। बिहार में आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, वाटर कैनन, पुलिस लाठी चार्ज बड़ा भरपूर हुआ है। यूज़ ऑफ फोर्स जिसे कहते हैं, वो ए पॉलिटिकल हैं, सियासी मुतालिबा भी नहीं है। तो क्या स्टेट ने यह समझा कि चीज़ें टैकल हो सकती हैं? वो स्टेट का रिस्पॉन्स ठीक नहीं था उस वक्त? स्टेट ने ये कोशिश की कि जल्दी से जल्दी दोबारा नीट का एग्जाम करवा दिया जाए, और जितना जल्दी एग्जाम हो जाएगा स्टूडेंट्स भी फिर भूल जाएंगे कि कोई नीट का इशू था। सही। लेकिन इस दफा स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर आके और ये कहकर चले जाएं कि जी हमने तो एग्जाम करवा दिया है दोबारा, अब ये लोग किस बात की शिकायत कर रहे हैं। ऊपर से उनका एक बयान ये भी था कि जो सुनने में आया सोशल मीडिया में, कि उन्होंने कहा जी कि ये तो जो हैं किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं। इस तरह के जब जो हैं नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है तो फिर नौजवान नस्ल के अंदर गुस्सा भी पैदा होता है। वो ये समझते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात को हुकूमत तस्लीम नहीं करना चाहती,
और अच्छा, अपनी इस सारे अमल में जो अरविंद एक चीज हमने देखी, चलें कांग्रेस को निकाल देते हैं, जो कुछ सिख कम्युनिटी निकली है या मस्ती उसको भी निकाल देते हैं, खालिस्तान इसको ए पॉलिटिकल करते हैं। सेलिब्रिटीज जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, जिनमें वो लोग भी हैं जो क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर ने भी, इरफान पठान ने भी, उन्होंने भी ये बात की है। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ भी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा एहतजाज हो जाना, ये बीजेपी के लिए वेकअप कॉल थी कि फिर अब रात को नरेंद्र मोदी साहब ने खुद आके ये बात की है, या आप समझते हैं कि ये एक प्रेशर हुआ है? देखें जी, आपने जैसे कहा कि सिखों को निकाल देते हैं या मुसलमानों को निकाल देते हैं, भाई क्यों निकाल देते हैं? नीट का एग्जाम देने वाले सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, वो सारे हिंदुस्तानी हैं जो उन एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो ये सबका जायज मुतालबा है, इसमें किसी एक मजहब के मानने वाले का या किसी को लेफ्ट आउट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है पिछले कुछ दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और दिन ब दिन वहां पर जो एहतजाज करने के लिए तुलबा आ रहे हैं उनकी तादाद में भारी इजाफा हो रहा है। फिर रियासती मशीनरी ने भी कोशिश की कि उनके साथ में थोड़ा सख्ती से निपटा जाए, उनके ऊपर डंडे भी चलाए गए और नौजवान नस्ल जो है वो पीछे नहीं हटी। उनको लगा कि हमारा मुतालबा जब जायज है और हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम डंडे क्यों खाएं, हम आएंगे जी बाहर, हम डंडे खा के हम फिर भी आके अपने जो इशू है हमारा आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना है और वो उस पर डटे हुए हैं। तो इससे हुकूमत पर प्रेशर बनता है। पहले तो एक्नॉलेज ही नहीं किया गया था। अब ये है कि शुरुआती दिनों में हमने देखा कि हुकूमती वुज़रा जो थे उन्होंने इसको माना, फिर जब बात जो है मोदी साहब तक भी गई, क्योंकि उनके घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ जहां पर ऑपोजिशन के जो लीडर हैं राहुल गांधी और दूसरी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इस तमाम लीडर और कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स हैं इन सब ने मिलकर एहतजाज किया। तो इस इशू को लेके ना ही तो कोई बीजेपी का है, ना ही कोई कांग्रेस का है, कोई ऑपोजिशन है, कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं और एक ही मुतालबा है कि भाई रियासती मशीनरी को अपने जो भी उनके पोर्टफोलियोज हैं वुज़रा के, उन्हें उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। अगर कोई गलत कर रहा है तो फिर उनका इस्तीफा भी मांगा जाएगा। ये जो नस्ल है इसमें अरविंद साहब एक यहाँ सवाल ये है कि कोर इशू को सुलझाने की बजाय बीजेपी में भी और स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें भी इसको पॉलिटिकल किया गया, इसको समझ लें कि एथनिक और रिलीजियस एक रंग भी देने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। क्या वजह थी? हुकूमत का कोई फेयर था, ओवर कॉन्फिडेंट थी हुकूमत, या मिस कैलकुलेशन की है इस सारे एहतजाज में? नहीं, एथनिक और रिलीजियस एंगल तो किसी ने भी देने की कोशिश नहीं की है। आप अगर वहां पे देखें प्रोटेस्ट साइट पे, तो जैसा कि आपने पहले फरमाया कि नसीरुद्दीन शाह से लेके शबाना आजमी हों, हमारे क्रिकेटर्स हों, सिविल सोसाइटी के बाकी जो सीनियर मेंबरान हैं, हर किसी ने सपोर्ट किया है। इसमें रिलीजन का तो कोई आंसर है ही नहीं। और ये जो जनरेशन है जेन जी जिसकी हम बात करते हैं, ये जात पात मजहब इन चीजों से बहुत ऊपर उठी हुई है। ये मॉडर्न डे जो एजुकेशन है उससे भी जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ करेक्ट करना चाहूंगा अरविंद, ये मतलब मैं सिर्फ वो आज जो बात कर रहे थे रिलीजन का, मतलब हुकूमत ने उसको करने की कोशिश की या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया से ये चीज निकली? एहतजाज करने वाले तो सब मिलके एक हिंदुस्तानी बन के वो एहतजाज कर रहे हैं और एक ही मुतालबा था उनका एजुकेशन रिफॉर्म्स का। जी नहीं, वो हुकूमत की तरफ से या मीडिया की तरफ से रिलीजियस एंगल नहीं दिया गया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनको ये जो बाहर से लोग खाना भेज रहे हैं वो लोग कौन हैं। अब आप दिल्ली में अगर देखें तो हजारों की तादाद में जो फूड डिलीवरी की जो कंपनीज हैं उनके ड्राइवर्स, जोमेटो, स्विगी वगैरह के, वो खाना ले लेके लोग देश भर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं भाई आप खाना लेकर जाएं। जंतर मंतर पे कोई भी स्टूडेंट आपको मिले भूखा हो, जिसने खाना नहीं खाया, वो खाना उसको दे दे। प्रोटेस्टर्स को अपील करनी पड़ी कि हमारे पास पहले ही खाना बहुत है और खाना ना भिजवाएं। तो मुल्क भर से और दुनिया भर से लोग खाना भेज रहे हैं। अब कोई खाना भेज देगा भाई, उसमें कोई असला तो है नहीं कि जिससे कोई रियासत को नुकसान हो, मगर ये है कि कहीं ना कहीं से मीडिया को कोई ना कोई लूप होल निकालना होता है, तो वो उन्होंने कोशिश जरूर की है। हाँ,
अब देखना ये है कि ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाता है। मोदी साहब ने सोमवार की मंडे की जो तारीख दी है, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इशू ये नहीं है कि आप कानून साजी करें पेपर लीक के लिए। 2024 में एक और ऐसा ही पेपर लीक हुआ, उस वक्त मोदी साहब ने कहा था कि कानून है ऑलरेडी सख्त किस्म का ऐसे इश्यूज से निपटने के लिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस कानून के होने के बावजूद 2 साल बाद फिर से पेपर लीक हो गया। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो नौजवान नस्ल है ये पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है इंटरनेट के जरिए, इनको मॉडर्न एजुकेशन भी मिली है, ये वाकिफ हैं कि इस दुनिया के क्या तकाजे हैं और उसके ऊपर हमारी रियासत कितना खरा उतर रही है वो दुनिया। और यही बात आप देखें कि चंद रोज पहले इसमें बड़ा एक अहम पॉइंट आपकी गुफ्तगू में आ गया। अच्छा, एक तो अरविंद साहब आप बहुत पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पर भी बहुत बैलेंस बात करते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बड़ा इस चीज़ को बैलेंस लेकर और बड़ा फेयर होकर वो बात कर रहे होते हैं। क्या वाकई कोई नंबर 1 कोई फॉरेन फंडिंग चाइना पाकिस्तान, आपका तज्जिया, मैं आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ कि ये नंबर 2 क्या ये मूवमेंट जो है इसमें कोई हुकूमत को ये फेयर हो सकता है कि जैसे एक कोटा सिस्टम पे बांग्लादेश या नेपाल जैसी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और बाद में वो रजीम चेंज तक चली गई, क्या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है यहाँ पर नज़र आ रही, ये दोनों चीज़ें? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है नौजवानों का, ना ही उन्होंने बांग्लादेश के अंदर तो सड़कों पर आके उन्होंने कानून हाथ में ले लिया था और वो तो शेख हसीना वाजिद के ऑफिस तक पहुंच गए थे, उनको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, बहुत सारे ऐसे काम हुए। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का ही मुतालबा है और हुकूमत कोई खतरा नहीं है। इंडियन डेमोक्रेसी बड़ी वाइब्रेंट है, मोदी साहब को 5 साल का मैंडेट मिला है। रेस्ट अश्योर्ड मैं आपको इस प्रोग्राम पर यह बात कह के जा रहा हूं कि उनका टर्म जो है वो पूरा होगा, ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये पेपर लीक जो है ये कोई एक इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी नहीं है। वहां पे 18-18 साल के मासूम बच्चे आए हुए हैं, क्या ही तो वो किसी से फंडिंग लेंगे और क्या ही करेंगे, उनके मुतालबात जायज हैं, तभी तो मोदी साहब को वीडियो बनाना पड़ा। मैं तो ये कहूंगा कि वो तमाम हमारे मीडिया हाउसेस जो पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल ये कैंपेन रन कर रहे थे कि इन लोगों को फॉरेन फंडिंग हो रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, उन सब के मुंह पे मोदी साहब ने तमाचा मार दिया ये कहकर कि इशू तो है और उसको एड्रेस करने के लिए वो पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। सही। तो मेरे ख्याल से देर से ही सही, लेकिन हमारी हुकूमत को ये पता चला कि हाँ भाई ये जो सड़कों पर निकले हुए हैं हमारे ही बच्चे हैं, इसीलिए उन्होंने कोई पैलेट गन हो या कुछ तरह से एक ये कहें कि एक डिस्प्रपोर्शनेट किस्म का रिस्पांस नहीं दिया, बड़ा बैलेंस किस्म का लाठियों तक और यहाँ वहां रखा, किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई वाकया पेश नहीं आया। देखना ये होगा कि इस प्रोटेस्ट का जो रुख है वो किस तरफ जाता है और क्या स्टूडेंट्स जो मुतालबा लेके बैठे हैं एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का, उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं। मेरी तो ख्वाहिश ये होगी सर कि आने वाले वक्त के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई नौजवान नस्ल कुछ अच्छा कर रही हो, अपने हुकूक के लिए निकल रही हो, सो दैट शुड इंस्पायर ऑल साउथ एशियन नेशंस इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा हो रहा हो और आपके तुलबा हो या आपके सिविल सोसाइटी कोई अच्छा काम करे जिससे कि हम कोई इंस्पिरेशन ले सकें, हम ये कह सके कि देखो भाई पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कितनी वाइब्रेंट है, अपने हुकूक के लिए निकली है और बिल्कुल पीसफुल तरीके से अपनी जो डिमांड है उनको रख रही है बगैर किसी एजेंडे के। तो ये तो बहुत ही खुशाइन बात है, दोनों तरफ लोगों को चाहिए कि एक दूसरे से वो कोई इंस्पिरेशन ड्रॉ करें और इसी के चलते ही हमारे खित्ते में कोई तब्दीली आएगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ आखिर में आपसे कि हमने देखा 16 साल पहले 2010 में जब आसपास अन्ना हज़ारे की जो एक पूरी तहरीक थी करप्शन के ख़िलाफ़, उन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी उसका जन्म हुआ। अब फिर एक ये भूख हड़ताल, फिर अपना एहतजाज और यहाँ पे भी रिफॉर्म्स जो एजुकेशन रिफॉर्म है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कोई एक नई सियासी जमात का भी जन्म होता नज़र आ रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई नई सियासी जमात का जन्म हो रहा है, बल्कि ये ज़रूर हो रहा है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कि जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है उसके अंदर लोगों का फिर से इतना तो यकीन जो है री एस्टैब्लिश हुआ है कि अगर कोई मसला होगा
तो लोग आएंगे, एहतजाज करेंगे। आप ये देखें, उस मूवमेंट के, जिस मूवमेंट का आपने हवाला दिया है, उस मूवमेंट के चलते आम आदमी पार्टी जो है उसने कुछ, जो आप ये कहें, फील्ड के अंदर बड़ा अच्छा काम किया। वन ऑफ देम इज एजुकेशन। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, जिसको अब नीति आयोग कहा जाता है, उन्हीं की रिपोर्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इदारा है, उन्होंने पंजाब को एजुकेशन के अंदर नंबर 1 स्टेट डिक्लेयर किया है अभी, जो कि एक आम आदमी पार्टी रूल्ड स्टेट है। तो ये भी बड़ी एक खुशाइन बात है कि जो सूबा बड़ा पीछे था तालीम के एतबार से, वो आज नंबर 1 स्टेट हो गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जो बाकी सूबे हैं, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि भाई पंजाब ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से वो इन 3-4 साल के अंदर कहां वो पीछे थे, अब वो नंबर 1 स्टेट हो गए हैं। अच्छा, एक प्रोटेस्ट जिसको आप शायद मेंशन करना भूल गए, वो था हमारा किसानों का। 1.5 साल तक हिंदुस्तान के किसान अपने मुतालबात को लेके सड़कों पे बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे। उनके भी जायज मुतालबात थे और उनको भी ऐसे टारगेट किया गया था। तो उन सब का भी जवाब जो है, उन तमाम सवालों को, उन तमाम मीडिया हाउसेस के जो ये कहें जो माउथ पीसेस हैं, उनकी सबके जबान पे ताले पड़ गए जब मोदी साहब ने आके और जो है ये कहा कि मैं अपने ही देश के किसानों का एक तबके को नहीं समझा पाया, इसलिए मैं इन कानूनों को वापस भी लेता हूं और हमारे जो किसान बैठे हैं मैं उनसे माफी भी मांगता हूं और उनको ये कहता हूं कि आप अपना धरना खत्म करें। तो देखें जी, एक पीसफुल प्रोटेस्ट जब तक आपका हो, रियासत को आप कोई मौका ना दें कि वो आपके ऊपर डंडे चलाएं या आपके ऊपर कोई पैलेट गन या कोई फोर्स का इस्तेमाल करें, आप बड़े से बड़ी बात को मनवा सकते हैं, बशर्ते आप पीसफुल बैठें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, अपने जायज मुतालबात को रखें, कोई हिडन एजेंडा ना रखें। और मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान के नौजवानों का कोई भी हिडन एजेंडा है। वो सालों साल मेहनत करके अपने इम्तिहान देना चाहते हैं, अपना जो करियर बनाना चाहते हैं। अगर कोई भी हुकूमत का इदारा अपनी ड्यूटी में फेल होता है, वो एग्जामिनेशन अगर ढंग से नहीं करा पाता है, इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है जी? बिल्कुल, आपको चाहिए कि आप हर किसी को रिलीफ दें। वो आपके बच्चे हैं, वो आपके किसान हैं, वो आपके मजदूर हैं, वो आपके ही लोग हैं। तो ये जो टेक्निक है, इंडियन मीडिया डिस्क्रेडिट इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो जायज मुतालबात को कहीं ना कहीं पे वो जो है दबा के लोगों की जो ख्वाहिशात है उनको कुचल के और अपना एजेंडा चलाते हैं। शायद यही वजह है कि आज जो जेन जी है वो सारे के सारे अपना रुख सोशल मीडिया की तरफ कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं देखता। हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का करियर है, बच्चों की डिमांड्स है, उसको देखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में दहशतगर्दी की एक और खूनरेज वारदात, एक और बुज़दिलाना हमला और एक बार फिर वतन के मुहाफिजों ने अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की सलामती की कीमत अदा कर दी। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने आज टांक में पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया। एक ऐसा हमला जिसका मकसद सिर्फ एक चेक पोस्ट को तबाह करना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के अमन, रियासत की रिट और कौम के हौसले पर वार करना था। मगर हमेशा की तरह दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब न हो सका। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त, मौसर और इंतहाई पेशा वाराना अंदाज में जवाबी कार्रवाई की। जवानों ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फरार होने वाले 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शदीद दबाव का शिकार दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी, जिसके नतीजे में होने वाले खौफनाक धमाके ने चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस हमले की कीमत भी कौम ने अपने बहादुर बेटों के खून से अदा की। इस बुज़दिलाना हमले में 15 बहादुर पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक एहलकार भी शामिल है। ये सब वो जवान थे जो अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि हमारी जानें महफूज बनाने के लिए अगली सफ़ों में खड़े थे। इन सब ने अपनी आखिरी सांस तक फ़र्ज निभाया और वतन पर कुर्बान हो गए। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये उन माओं, बापों, बच्चों और ख़ानदानों दर्द है जिन्होंने अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर कुर्बान कर दिए। और ये एक याद दहानी है कि वतन का अमन आज भी हमारे मुहाफिजों की पहली तरजीह है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो उसके अज़ाइम
खाक में मिला दिए जाएंगे। इसी दुआ के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला महफूज रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।